बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को देख रहे हैं, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। तो ये एक बेसिक टॉपिक है जो आप जूनियर क्लासेस के अंदर भी इसको यकीनन देख के आए होंगे। तो एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे ख़ास तौर पे मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स जो हैं वही डिस्कस की गई हैं जो आपके सिलेबस में है। तो ये भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड थे ये आर्टिकल, इसलिए हमें इनको डिस्कस करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, ख़ास तौर पे मैकेनिकल एनर्जीज़ में दो ही टाइप्स आती हैं मेन, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की दो टाइप्स हैं। हम काइनेटिक एनर्जी को दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी की टू टाइप्स हैं फेमस, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वैसे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हैं ये असल में टाइप्स ऑफ मोशन की वजह से हैं, क्योंकि हम थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो जिस तरह की मोशन होगी उसी तरह की फिर काइनेटिक एनर्जी की टाइप बन जाएगी। यानी हमारे पास जो मोशन की टाइप्स हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन से मुराद है कि बॉडी सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से मुराद है या तो बॉडी जो है वो सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है या फिर बॉडी जो है वो स्पिन मोशन परफॉर्म कर रही है, एक एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसकी स्पिन मोशन हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो उसकी एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के दाएं बाएं लेफ़्ट राइट जो है वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो ये जो थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की वजह से हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। उसकी वजह से ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बनी है। काइनेटिक एनर्जी की अगर आप रियल में डेफिनेशन करें तो हम यूँ उसको डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन दैट इज़ कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की टाइप डेफिनेशन करना चाहें तो आप खाली बोल दें एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरह से एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, और इसी तरह से एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशनल मोशन दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक डेफिनेशन आप याद रख लें, बाकी सिर्फ उस मोशन में आप मोशन जहाँ पे आपने मोशन का जिक्र करना है तो वहाँ पे आप सिर्फ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल का इसको मेंशन कर दें, तो वो जो टाइप एनर्जी की डेफिनेशन है वो उसकी टाइप्स में बदल जाएगी। तो मैं इसलिए काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो ये डेफिनेशन है एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो अगर आप यहाँ पे मोशन की जगह पे ट्रांसलेशनल मोशन बोल दें तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। इस मोशन की जगह पे अगर आप रोटेशनल मोशन बोल दें तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी, और अगर आप इस मोशन की जगह पे वाइब्रेशनल मोशन बोल दें तो वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। तो टू मेन टाइप्स थी, मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात की जा रही है। तो एक फर्स्ट टाइप जो है मैकेनिकल एनर्जी की, टू टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और जो सेकंड टाइप है मैकेनिकल एनर्जी की वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है यहाँ पे उसको भी डेफिनेशन करते हैं। उसकी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी हाँ जी, ये इसकी डेफिनेशन है एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन द फोर्स फील्ड। इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। जी बेटे, हमने एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन द फोर्स फील्ड, ये डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। अब देखें फोर्स फील्ड जो है कौन सी फील्ड फोर्स फील्ड होगी, कौन सी फील्ड जो है वो फोर्स फील्ड नहीं होगी। तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो आप उसका लेवल चेंज नहीं करें तो ये जो फ्रिक्शनल फील्ड है ये एक
फोर्स फील्ड नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को देखते हैं तो वो एक फोर्स फील्ड है। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट से कि ये अर्थ और उसका सेंटर है, तो इसके यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, तो अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, इसकी पोजीशन को इस तरफ ले जाते हैं या इसकी पोजीशन को इस तरफ ले आते हैं, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ले जाते हैं या टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ ले जाते हैं, दोनों केसेस में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक फोर्स फील्ड है। तो फोर्स फील्ड के अंदर जब बॉडी की पोजीशन चेंज की जाती है तो उस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो स्प्रिंग का फील्ड बनता है उसकी मेन पोजीशन से दाएं बाएं, वो भी एक फोर्स फील्ड है। इसी तरह से हमारे पास अगर एक फ़र्ज़ किया चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी के अराउंड में भी जो फील्ड बनता है वो भी एक फोर्स फील्ड है। तो जहाँ पे भी फोर्स फील्ड होगा तो आप किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज करें, P1 से उसे P2 पे ले जाएं या P2 से P1 पे ले आएँ, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो ऐसी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन द ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फोर्स फील्ड। मोशन हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फोर्स फील्ड, किसी फोर्स फील्ड में पोजीशन की वजह से या पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी चेंज आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करें और उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये जो टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, ये मैकेनिकल एनर्जी में नहीं आएगी। सो मैकेनिकल एनर्जी में जो 2 टाइप्स हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट टाइप्स थी काइनेटिक एनर्जी और सेकंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। इनकी फर्दर सब टाइप्स थी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर सब टाइप्स हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो हाफ kx² के बराबर होता है। ये x इसका डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ से डेफिनेशन करना चाहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फोर्स फील्ड की जगह पे इन द ग्रेविटेशनल फील्ड करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। यानी आपने फोर्स फील्ड का जो वर्ड है उसको रिप्लेस करना है किसके साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड के साथ या ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज़ कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। और अगर आप बोलते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द इलास्टिक फील्ड, या इसको स्ट्रेन फील्ड भी कहा जा सकता है, तो फोर्स फील्ड की जगह पे आप या तो स्ट्रेन फील्ड का वर्ड यूज़ करेंगे या फिर आप ग्रेविटेशनल का वर्ड यूज़ करेंगे। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द स्ट्रेन फील्ड जो है, अगर आप स्ट्रेन का वर्ड यूज़ करते हैं तो देन इट मीन इट इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप बोलते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थी, मैंने उनको डिटेल से और उनके फार्मूले डिस्कस कर दिए हैं, उनके ऊपर हमने देख लिया है, उनकी डिफरेंट फर्दर सब टाइप्स भी हमने बना दी हैं। तो अभी हम मूव कर रहे हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ। हाँ जी बच्चों, देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले ये ध्यान में बिठाना होगा कि जो वर्क है ये एनर्जी है और ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे हम वर्क भी बोलते हैं। तो इसलिए वर्क एक एनर्जी है। तो जब आप किसी सिस्टम के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉडी है जी, वो पहले मूव कर रही है,
मोशन की वजह से उसके पास पहले ही काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। लेट्स से कितनी एनर्जी है उसकी, 10 जूल है। तो यानी वो मूव कर रही है, लेट्स से कि वो इस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन पे आती है। तो इन मोशन की वजह से उसके पास जो ऑलरेडी एनर्जी उसके पास सेव है वो है काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू है 10 जूल। मैं फ़र्दर उसके ऊपर वर्क करता हूँ, ठीक है। मैं उसकी मोशन को फ़र्दर से मुराद ये है, मिसाल मैं ये देखें, हमारे पास ये बॉडी थी, ये पहले ही मूव कर रही है, मोशन में है, जिसके वजह से इसके पास शुरू के अंदर उसकी जो एनर्जी है वो 10 जूल के बराबर है। इसकी इस पोजीशन के ऊपर, लेट्स से कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। हमने नोट किया कि इसके पास पहले ही 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है। हम इसकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी हम इसकी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर फर्दर फोर्स लगाऊंगा, फर्दर इसके ऊपर वर्क करूंगा। तो जो वर्क है असल में ये एनर्जी ही है, तो इसका मतलब आप उसे एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं या किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी में इजाफा होता है। तो ये जो एनर्जी है ये इसकी एनर्जी इंक्रीज़ करके 10 जूल से एनर्जी इंक्रीज़ करके लेट्स से कि ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी लेट्स से 20 जूल के बराबर आ गई। तो क्या हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हमने इसके ऊपर वर्क किया, वर्क चूँकि एनर्जी थी तो उस एनर्जी ने, उस वर्क ने क्या किया है, हमारी जो पहले वाली एनर्जी थी उसको इंक्रीज़ करके 20 जूल में बदल दिया है। अब अगर आप देखना चाहें कि आपने कितना वर्क किया था तो आप इन दोनों एनर्जीज़ को माइनस कर देंगे, यानी KEF माइनस KEI, ये हमारा कितना आएगा जी, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 जूल। इसका मतलब मैंने इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर 10 जूल वर्क किया है। मेरे ख्याल में बात समझ गए हैं कि एक बॉडी पहले ही 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही थी, मैंने उसके ऊपर वर्क किया, वर्क एक एनर्जी है, उसने उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जितना वर्क किया था। कितना वर्क किया था, 10 जूल के बराबर मैंने वर्क किया ना, तो 10 जूल के बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी फर्दर इंक्रीज़ कर गई। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से है, यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि इस पोजीशन के ऊपर इसकी अब टोटल एनर्जी जो थी वो 20 जूल हो गई। उसमें वर्क का पार्ट देखें कितना है तो वो 10 जूल के बराबर है, या फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो किसके बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क, ठीक है। यानी जो आपने उसके ऊपर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो और जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया उन दोनों को सम किया तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। तो क्या मतलब है भाई, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब यही है कि वर्क एक एनर्जी है, जब आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी में इजाफा होता है, और अगर वो सिस्टम खुद वर्क करता है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ने वर्क किया तो उसकी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि वर्क जो है वो एक एनर्जी है, जब आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है वो उसकी एनर्जी में इजाफे का या फिर चेंज का सबब बनता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में ही जो चेंज आए वही उसका वर्क कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी उसके वर्क के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी वो बहस नहीं थी, हमारे टॉपिक में ये इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी वाला केस। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं और इसका फार्मूला देखते हैं कि वाकई हमने जो डिस्कशन की है इसी के बराबर आती है, या फिर ये जो डिस्कशन है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, इसमें चेंज लाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, लेट्स से कि वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ पहले जी। तो हमने लिखा है वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यही मैंने हम पहले यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया है कि जो हम वर्क करते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, यानी इंक्रीज़ कर देता है। तो अब हम एग्जांपल वही जो हमने पहले ली है उसको डिस्कस करते हैं। ये इसका प्रूफ आएगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का प्रूफ कि वाकई जो हमने ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिखा है ये इसके बराबर आएगी इसकी स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं जी बेटा, तो देखिए हमने लिख दिया है कि लेट कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। ले हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। ये vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। इफ़ वी अप्लाई द फोर्स F ऑन द बॉडी अलोंग इट्स
मोशन अगर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने फर्दर इसके ऊपर फोर्स लगाई और अलॉन्ग इट्स मोशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट डी डिस्प्लेसमेंट तक हम ये फोर्स लगाते रहे, दैट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी टू वी एफ, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी वी आई से इंक्रीज़ होके वी एफ होगी, जिस तरह से हमने फिगर में ये शो किया है। तो अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखें जी, देखिए हम असल में ना वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो एक चीज़ को तो हम नॉन में शामिल कर लेते हैं, लेट्स से कि फोर्स जो है वो हमें नॉन है, लेकिन हमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो ये देखें, हम अगर ये फार्मूला लगाते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि फोर्स भी उसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ये वर्क निकाल रहे हैं हम कि जो वर्क हम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा। तो फोर्स की वैल्यू जो है वो ma से रिप्लेस कर दें और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एज सच लिखा रहने दें और cos 0 की वैल्यू 1 डाल दें। हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ढूंढते हैं किस इक्वेशन से, ये इक्वेशन लगा के 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। यहाँ से s को आप d से रिप्लेस कर दें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हमने s की बजाय d से लिखा है, तो s की वैल्यू बराबर आ जाएगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में d की वैल्यू बराबर आ जाएगी क्योंकि s को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, d से। तो d बराबर आ जाएगा जी वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 2a के बराबर आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स W इज इक्वल टू ma उसी तरह से रखा, ये ma आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये सारी वैल्यू लगा दी। डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2a। आप इस a को इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो वर्क किसके बराबर आया, ये बराबर आ जाएगा m/2, या आप यूँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू m इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये 2 जो था इसको हमने बाहर लिख दिया है, 1/2 हो जाएगा बाहर आके, ये m उसी जगह पे रहा, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर भी उसी जगह पे मौजूद है। 1/2 m को अंदर मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 1/2 m वी एफ स्क्वेयर माइनस 1/2 m वी आई स्क्वेयर। तो 1/2 m को हमने वी एफ स्क्वेयर से और वी आई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वर्क किसके बराबर आया, अब देखें ये किसकी इक्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी के ई एफ माइनस, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो ये देखें हमने जो वर्क किया था उसने क्या किया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया है। तो इसलिए हम लिखेंगे के ई एफ माइनस के ई इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमने स्टेटमेंट में ऊपर लिखा है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज़ इट्स प्रूफ कि हमने जो वर्क किया है बॉडी के ऊपर उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी है। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाता है। अब हम ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किसी और एनर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी में भी हमारे पास यही आंसर आएगा कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर पोटेंशियल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क करते हैं तो वो जो वर्क आप करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा। सो एंड पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, thus the work done is equal to change in the kinetic energy of the body. It could also show for gravitational potential energy that work done is equal to change in potential energy, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी इसको शो किया जा सकता है, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था मैंने इसको प्रूफ नहीं किया, तो हमने इसको इतना ही देखना था। ये जो है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाता है। ये एक दो बार लॉन्ग में भी पूछा जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर इसके चांस शॉर्ट में ही थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। वो एक लेंथी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसको कल देखेंगे।